Hello students, my name is Dipali and I'm an ACCA. So let's move to our fourth class. So today we are going to study about sales return and purchase return. And sales tax. So आज हम ये दो टॉपिक्स पढ़ेंगे. लास्ट क्लास में मैंने आपको डिस्काउंट्स के बारे में पढ़ाया था. आई होप आपने वो सारा का सारा काफ़ी अच्छे से रिवाइज कर लिया होगा. और अब जितनी भी जर्नल एंट्रीज है रिलेटिंग टू डिस्काउंट्स, कैश डिस्काउंट्स एंड डिस्काउंट अलाउड एंड डिस्काउंट रिसीव्ड, वो अब आपको बिल्कुल टिप्स पे होंगी. बिकॉज अगर वो टिप्स पे होंगी तभी आप क्वेश्चंस जल्दी कर पाएंगे और टाइमली कर पाएंगे और करेक्ट कर पाएंगे. प्लीज़ उसको रिवाइज कीजिएगा अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो. चलिए अब हम चालू करते हैं विद सेल्स रिटर्न एंड देन परचेज रिटर्न. ओके, सो सेल्स रिटर्न होता क्या है? हमने सेल्स तो पढ़ ली थी उस दिन. अब सेल्स रिटर्न क्या होता है? सेल्स रिटर्न को सबसे पहले तो रिटर्न इनवर्ड्स भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं? रिटर्न इनवर्ड्स. अब सेल्स रिटर्न क्या होता है? जब मैंने इनिशियली सेल्स करी थी उसमें से मान लो मेरे कस्टमर ने कुछ गुड्स जब वो मुझे रिटर्न कर रहा है वापस, ही इज रिटर्निंग बैक टू दी कंपनी, सो दैट इज कॉल्ड सेल्स रिटर्न. क्यों रिटर्न कर रहा है? फॉर इट कुड बी एनी रीजन. ओके, सो सेल्स रिटर्न में क्या होता है? अब वो क्यों गुड्स रिटर्न कर रहा है? कुछ भी रीजन हो सकता है. मे बी द गुड्स आर डिफेक्टिव गुड्स थे, या फिर दे आर नॉट अप टू द स्टैंडर्ड. जो उसको स्टैंडर्ड चाहिए था उस स्टैंडर्ड के हिसाब से नहीं है. मे बी वो डिफरेंट साइज के हैं, कलर के हैं, जो उसने स्पेसिफिकेशंस दी थी इनिशियली उसके हिसाब से नहीं है. सो इट कुड बी बिकॉज ऑफ एनी रीजन द कस्टमर इज रिटर्निंग बैक द गुड्स. ओके, सो दैट इज कॉल्ड सेल्स रिटर्न. Sales return also called return inwards. Why return inwards? Because goods are coming back to the entity. Okay, तो जब हमने सेल्स की होगी तब हमने क्या एंट्री करी थी? अगेन अगर क्रेडिट सेल्स है ना, ट्रेड रिसीवेबल्स डेबिट होएगा, और अगर कैश सेल्स है तो कैश डेबिट होगा. एंड क्रेडिट क्या होगा? क्रेडिट सेल्स होगी. सो ये एंट्री हमने इनिशियली पास करी होगी. लेट्स से मैंने $1000 के कुछ गुड्स बेचे थे. अब इस $1000 में से लेट्स सपोज $250 के गुड्स जो थे वो डिफेक्टिव थे, तो उसको वापस बेचने थे. तो अब एंट्री क्या पास होगी? अब एंट्री पास होगी डेबिट सेल्स रिटर्न एंड क्रेडिट ट्रेड रिसीवेबल्स. यहां पे यू कांट यूज सेल्स अकाउंट, नो. यहाँ पे सेल्स रिटर्न का नया लेजर यूज होता है. ओके, $250, $250. तो हमने क्या किया? ट्रेड रिसीवेबल्स जो थे वो कितने से कम कर दिए? ट्रेड रिसीवेबल्स हमने 250 से कम कर दिए. इनिशियली 1000 के थे, फिर हमने 250 से उसको कम कर दिया. तो अब कितने हो गए? अब हमारे ट्रेड रिसीवेबल्स $750 के ही बचे हैं. पहले इतने से डेबिट थे, फिर इतने से क्रेडिट हुए. सो इसका मतलब अब सिर्फ ट्रेड रिसीवेबल्स से कितना रिसीव करना है? $750. तो अब आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जब भी सेल्स रिटर्न हो रही है देन क्रेडिट नोट इज जनरेटेड बाय द सप्लायर. सप्लायर क्या करेगा? एक क्रेडिट नोट जनरेट करेगा. क्या करेगा? एक क्रेडिट नोट जनरेट करेगा. अब इसको आप कैसे याद कर सकोगे कि वो क्रेडिट नोट जनरेट करेगा कि डेबिट नोट जनरेट करेगा? सिंपल, हमने एंट्री क्या पास करी? हमने पास करी डेबिट सेल्स रिटर्न क्रेडिट ट्रेड रिसीवेबल्स. तो आप ऐसे ध्यान रख लो कि आप अपने रिसीवेबल्स को वापस क्रेडिट कर रहे हो, सो इसलिए यू आर जनरेटिंग व्हाट? क्रेडिट नोट.
सो दिस वाज ऑल अबाउट सेल्स रिटर्न. अब आ जाते हैं परचेज रिटर्न. परचेज रिटर्न को क्या बोलते हैं? रिटर्न आउटवर्ड्स. ओके, सो परचेज रिटर्न में क्या होता है? जब मैंने परचेज किया तो अब मैं रिटर्न कर रही हूँ सप्लायर को. क्यों रिटर्न कर रही हूँ? अगेन कुड बी एनी रीजन. गुड डिफेक्टिव है, not up to the quality, not the right size, shape, color, could be any reason. ठीक है. सो परचेज रिटर्न कब होता है? जब मैं रिटर्न कर रही हूँ, जब मैं एक ABC लिमिटेड हूँ और मैं रिटर्न कर रही हूँ टू द सप्लायर. तो जब मैंने परचेज किया होगा तब मैंने क्या एंट्री पास करी थी? सिंपल डेबिट होएगा परचेज और क्रेडिट होएगा पेबल, ट्रेड पेबल और कैश. अगर कैश परचेज है तो कैश क्रेडिट होगा, अगर क्रेडिट परचेज है तो पेबल क्रेडिट होगा, ट्रेड पेबल. तो परचेज रिटर्न के टाइम पे क्या एंट्री होगी? परचेज रिटर्न के टाइम पे क्या एंट्री होगी? डेबिट होगा ट्रेड पेबल. मैं अपनी पार्टी को वापस से डेबिट करूंगी और मैं क्रेडिट करूंगी परचेज रिटर्न को. ओके, सो सेल्स रिटर्न की एंट्री क्या होगी? डेबिट होएगा ट्रेड पेबल्स और क्रेडिट होएगा परचेज रिटर्न. अब इसमें क्या होता है? जब भी हम परचेज रिटर्न की एंट्री, डेबिट होगा ट्रेड पेबल्स और क्रेडिट होगा परचेज रिटर्न. अब जब परचेज रिटर्न का केस होता है, देन डेबिट नोट इज जनरेटेड. व्हाट इज जनरेटेड? डेबिट नोट इज जनरेटेड. ठीक है. इसको याद करने का क्या तरीका है कि मैं ट्रेड पेबल्स को क्या करती हूँ? डेबिट करती हूँ और क्रेडिट क्या होगा? परचेज रिटर्न. I hope that is clear now. Let's quickly do the definitions. Sales return क्या होता है? Return inwards. When the customer returns the good because maybe they were damaged, not up to the expected standards, were different in color, shape, size, etc. Credit note is issued by the selling entity for the goods returned by the customer. Purchase return क्या होता है? Return outwards. When the entity returned the goods to the supplier because maybe they were damaged, not up to the expected standard, were different in color, shape, size, etc. Debit note issued by the buyer for the goods returned to the supplier. I hope this is clear now. So debit note issue होता है किसके केस में? परचेज रिटर्न के केस में. और क्रेडिट नोट किसके केस में इशू होता है? सेल्स रिटर्न के केस में. सो बायर इशू करेगा. अभी परचेज रिटर्न के केस में बायर कौन है? हम खुद है. एंट्री सेल्स रिटर्न डेबिट होता है, रिसीवेबल्स क्रेडिट होता है. और अगर कैश सेल्स है तो डेबिट होगा सेल्स रिटर्न और कैश क्रेडिट हो जाएगा, कैश कम हो जाएगा. परचेज रिटर्न में क्या होता है? रिटर्न आउटवर्ड्स के केस में डेबिट होगा पेबल्स और परचेज रिटर्न होगा क्रेडिट. और अगर कैश परचेजेस हैं तो डेबिट होगा कैश और क्रेडिट होएगा परचेज रिटर्न. सिर्फ पेबल्स या कैश चेंज होगा, बाकी परचेज रिटर्न तो क्रेडिट ही रहेगा. इधर सेल्स रिटर्न डेबिट होगा, रिसीवेबल्स या कैश चेंज होएगा. ओके, अब हमारा नया टॉपिक आ जाते हैं सेल्स टैक्स पे. तो हमने रिटर्न्स कर लिए, परचेज रिटर्न एंड सेल्स रिटर्न. नाउ लेट्स मूव ऑन टू सेल्स टैक्स. अच्छा, सेल्स टैक्स क्या होता है? द टैक्स दैट इज levied on goods and services. ठीक है. And the burden of the tax is borne by the final consumer. जो फाइनल कंज्यूमर होता है ना, वो बोन करता है इस टैक्स का बर्डन. इस टैक्स का बर्डन विल ऑलवेज बी बोन बाय द फाइनल कंज्यूमर. सो दैट इज कॉल्ड व्हाट? सेल्स टैक्स. अब सेल्स टैक्स किसको जाता है? सेल्स टैक्स
टैक्स अथॉरिटीज को जाता है। किसको जाता है? टैक्स अथॉरिटीज को जाता है। ये हमारी पॉकेट में नहीं जाएगा, ये एंटिटी का कोई प्रॉफिट नहीं है या कोई गेन नहीं है, ये टैक्स अथॉरिटीज को जाता है। भले एंटिटी आपसे चार्ज करती है, कोई कंपनी आपसे चार्ज करती है, बट वो अल्टीमेटली किसको पे करती है? वो इन टैक्स अथॉरिटीज को पे करती है। वो कंज्यूमर्स से चार्ज करती है और वो टैक्स अथॉरिटीज को पे करती है। सो सेल्स टैक्स क्या होते हैं? दो तरीके के होते हैं। वन इज कॉल्ड आउटपुट टैक्स, आउटपुट टैक्स, एंड अनदर वन इज कॉल्ड इनपुट टैक्स। अब आउटपुट टैक्स क्या होता है? आउटपुट टैक्स वो टैक्स होता है जो एक एंटिटी अपने कस्टमर्स को चार्ज करती है, चार्ज टू द कस्टमर्स। ठीक है, चार्ज टू द कस्टमर्स ऑन द गुड्स और सर्विसेज सोल्ड। फाइन, सो दैट इज व्हाट आउटपुट टैक्स। और इनपुट टैक्स क्या होता है? पेड टू द सप्लायर्स, paid to the suppliers, paid to the suppliers on the goods purchased, on the goods purchased and services rendered or services rendered. Okay, so output tax क्या होता है? जो एक entity, let's say जो एबीसी एंटिटी है, वो जो अपने कस्टमर्स को चार्ज करेगी, जो वो अपने कस्टमर्स को चार्ज करेगी ऑन द गुड्स सोल्ड टू देम। लेट्स से अगर वो $1000 की गुड्स सोल्ड करती है तो उस पे लेट्स सपोज वो 15% टैक्स चार्ज कर रही है, सो दैट इज कॉल्ड आउटपुट टैक्स। और इनपुट टैक्स क्या होता है? जब वो परचेज करते टाइम पे, लेट्स से वो उसने परचेज किया $1500 की गुड्स, तो इस पे जो वो अपने सप्लायर को पे कर रही है, किसको पे कर रही है? अपने सप्लायर को पे कर रही है फॉर द गुड्स परचेज्ड, सो दैट इज कॉल्ड इनपुट टैक्स। सो आपको क्लियर होना चाहिए इनपुट टैक्स और आउटपुट टैक्स क्या होता है। ठीक है, अब एक अकाउंटिंग पीरियड में, इन वन अकाउंटिंग पीरियड, एक एंटिटी ने जितना आउटपुट टैक्स चार्ज किया अपने कस्टमर्स को और एक इनपुट टैक्स जितना उसने पे किया अपने सप्लायर्स को, उसका जो डिफरेंस होता है वो पे करेगी टू द टैक्स अथॉरिटीज। किसको पे करेगी? टैक्स अथॉरिटीज को, पे टू द टैक्स अथॉरिटीज। ठीक है, एक तरफ उसने कितना अपने कस्टमर्स को चार्ज किया एक एंटिटी ने, और एक तरफ उसने कितना पे किया, इन दोनों का जो डिफरेंस अमाउंट होगा ना, वो किसको पे करेगी? टैक्स अथॉरिटीज को एक एंटिटी पे करेगी। अब जब आउटपुट टैक्स, एक साल में जितना भी आउटपुट टैक्स चार्ज किया वो ग्रेटर है देन दी इनपुट टैक्स जो पे किया। इनपुट टैक्स पे करते हैं, आउटपुट टैक्स लेते हैं, सो आउटपुट टैक्स एंटिटी में आता है और इनपुट टैक्स एंटिटी से बाहर जाता है, ऐसे समझना। इनपुट टैक्स देते हैं और आउटपुट टैक्स चार्ज करते हैं। सो आउटपुट टैक्स अगर ग्रेटर है देन द इनपुट टैक्स इन वन अकाउंटिंग पीरियड, द डिफरेंस इज पेड टू द टैक्स अथॉरिटीज। बट व्हाट इफ इनपुट टैक्स, but when input tax is greater, when input tax is greater than the output tax, तो जो हमने पे कर दिया ऑलरेडी, जो हमने एक साल में पे किया अपने सप्लायर्स को, वो वाला टैक्स ज्यादा है जो हमने चार्ज किया अपने कस्टमर्स से, then the difference between the two is taken from the tax authority, is taken back from the tax authorities. ठीक है, जब आउटपुट टैक्स इज ग्रेटर देन इनपुट टैक्स, then we pay to the tax authorities. But when input tax is greater than output tax, then the difference is taken back, redeemed back from the tax authorities. I hope this is clear now. Okay, so what is sales tax? It is the tax whose burden is borne by the final consumer of goods and services. The entity that is registered to account for sales tax essentially act as a collection agent
for the relevant tax authorities. So the entity which is basically charging the tax is acting as what? A collection agent. A collection agent for the tax authorities. भाई टैक्स अथॉरिटीज के लिए उनके बिहाफ पे वो कलेक्ट ही तो कर रही है, क्योंकि वो उनकी पॉकेट में तो जा नहीं रहा, वो कोई बिजनेस के प्रॉफिट में तो ऐड नहीं हो रहा, वो किसको पे हो रहा है? वो पे तो अल्टीमेटली टैक्स अथॉरिटीज को ही हो रहा है ना. तो एक तरीके से जो एंटिटी रजिस्टर्ड है टैक्स के लिए, वो टैक्स क्या कर रही है? वो टैक्स अपने कस्टमर से कलेक्ट करके किसको दे रही है? वो टैक्स अथॉरिटीज को दे रही है. तो वो एक तरीके से क्या है? कलेक्शन एजेंट है. Now input sales tax that is paid on the purchase of goods and services to the suppliers or service providers is called input sales tax. Output sales tax that is charged and collected on the sales made to the customers on the purchase of goods and services is called output sales tax. I hope this is clear to all. Moving further, the net of sales tax. The net of sales tax that has been collected from the customers and paid to the suppliers is paid to or recovered from the relevant tax authorities. So when output sales tax is greater than input sales tax paid to the tax authorities, when output sales tax is less than, or when the input sales tax is greater than the output sales tax, then it is recovered from the tax authorities. Okay, now let's see this. Now the net selling price. So there are three terms: net selling price, sales tax and gross selling price. So net selling price, sales tax and gross selling price. Okay. So an entity that is registered for collecting the tax, for that entity net selling price is the initial sales price, and this is exclusive of tax. This is what? Exclusive of tax. Okay. Then you add whatever the percent is, sales tax percent, and then you get the gross selling price. So gross selling price is always inclusive of tax. Be very careful about these words because they might come in your questions and you need to be clear. So net means exclusive of sales tax, but gross means inclusive of sales tax. Be very clear with this. So these are the tax percentages. Now net selling price is 100% and 100%. Then you add sales tax percent, which is 20%, 17.5%, 15 and 10%. So you get the gross selling price 120, 117, 115, 110. So the net selling price is the amount that the entity will recognize as sales income. Now always remember one thing: the net selling price will be recognized as sales. You should never recognize gross selling price as sales. कभी भी gross selling price को sales मत record कर देना, question गलत हो जाएगा. Gross selling price sales नहीं होती है. Gross selling price के अंदर देखो, ऐसे समझो कि gross selling price के अंदर दो चीजें होती है, एक तो net sales price और एक sales tax. So जो सिर्फ net sales tax होता है ना, ये तो हमारी बुक्स में रिकॉर्ड होगा एज सेल्स, पर जो सेल्स टैक्स वाला अमाउंट है ना, जो पार्ट है, जो भी परसेंटेज है, वो किसको जाएगा? वो टैक्स अथॉरिटीज को जाएगा. सो ग्रॉस सेलिंग प्राइस जो होती है वो कभी भी हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का पार्ट नहीं बनती. फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट सिर्फ नेट सेलिंग प्राइस ही बनेगी, बिकॉज दैट इज एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्स. और सेल्स टैक्स हमेशा क्या होता है? पेबल होता है टू दी टैक्स अथॉरिटीज, पेबल या फिर रिकवरेबल फ्रॉम देम डिपेंडिंग. The gross selling price is the price charged to customers. ये हम कस्टमर्स को चार्ज करते हैं. ग्रॉस वाला हम कस्टमर्स को चार्ज करते हैं. देखो, हम कस्टमर्स से ग्रॉस लेते हैं, एक तो हमारा खुद का लेते हैं नेट सेलिंग प्राइस, जो हम अपनी बुक्स में रिकॉर्ड कर लेते हैं, हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जाता है ये. और जो सेल्स टैक्स होता है ना, वो किसको जाता है? और जो सेल्स टैक्स होता है वो किसको जाता है? वो गवर्नमेंट अथॉरिटीज को जाता है, जो टैक्स अथॉरिटीज को जाता है बेसिकली, राइट. सो ग्रॉस हम कस्टमर से चार्ज करते हैं, हम टोटल चार्ज करते हैं, हम अपना खुद का भी चार्ज करते हैं और हम गवर्नमेंट के बिहाफ पे भी चार्ज करते हैं. The difference between the gross and the net selling price is tax collected on behalf of the tax authority should be paid to it. I hope this is clear now. Let's move further. Okay, now we have a small question. Let's quickly do it. Orlando sells the following goods to Bruno at a tax inclusive price.
of 470, okay, to Cosmo at a tax exclusive price of $700. How much sales tax is Orlando collecting on behalf of the tax authorities if the rate of the sales tax is, okay, now he has already given us the sales tax. See, now when it is saying, now just learn this formula, it is saying sales tax inclusive. So this 470 is inclusive of sales tax. So whenever the word inclusive is used, use this. So which means we don't know what is the exclusive price, we don't know what is the net price. So let our net price be X. Then we know the sales tax percentage is what? 17.5% of X, which equates to 470, right? Because this is inclusive. So now this will become 117.5 of X divided by 100 equals to 470. So my X equals to 470 into 100 divided by 117.5. $400. So 400 is what? 400 is the net selling price, and 70 will be what? Sales tax. So this will become 70. So 70 is the first sales tax, okay, for the first part. Now for the second part, it says to Cosmo at a tax exclusive of 700. So this one is simple, just 700. When it is exclusive, then you don't have to do anything, then you have to directly apply the percentage. But जब वो inclusive होता है, तो you have to be careful. 700 into 17.5 divide by 100. This will give you 122.5 plus 70. This will become 192.5. So कितना हुआ? 192.5. So कितना पे कर रहे हैं हम? 192.5. Okay, I hope this is clear. How much sales tax is Orlando collecting? कितना collect कर रहा है? 70 first case में और 122.5 दूसरे केस में. तो अगर कभी भी आपको सेल्स टैक्स निकालना हो, जब इंक्लूसिव हो, जब क्या दे रखा हो? इंक्लूसिव दे रखा हो, तो क्या करेंगे आप? इंक्लूसिव में वट एवर द अमाउंट दैट इज गिवन टू यू, 470, लेट्स अज्यूम 470 इनटू जो भी परसेंटेज है, वो परसेंटेज आप ऊपर डाल दीजिए, उस परसेंटेज को ऐड कर लो. लेट्स से 15% है, सो 115 डिवाइड बाय 100. रिमेंबर दिस. अगर 20 होता तो क्या करते? 470 इंटू 120 डिवाइड बाय 100. Okay, that's how you'll get it. Okay, now let's do the accounting entries. अब accounting entries भी तो आनी चाहिए इनकी. अच्छा, अब सेल्स टैक्स क्या बोला मैंने आपको एक बात पहले ही बोलती, जो सेल्स टैक्स होता है वो कभी भी परचेजेस और सेल्स के प्राइस में इंक्लूडेड नहीं होगा, बिकॉज दे आर पेबल टू द टैक्स अथॉरिटीज, राइट. तो अब आप क्या करोगे? लेट्स सपोज परचेज है, चलो हम एक क्वेश्चन ही कर ले. अच्छा, क्वेश्चन नहीं है यहाँ पे. ओके, सो परचेज है, तो अब परचेज के केस में एंट्री क्या होती है? डेबिट परचेजेस, डेबिट व्हाट? सेल्स टैक्स. और क्रेडिट क्या हो जाएगा? पेबल. लेट्स सपोज $1000 की परचेजेस है, उस पे 15% टैक्स है, विच विल बी 150. सो परचेजेस में तो मेरा कितना आएगा? $1000. 150 में ले रही हूँ, 150 में पे कर रही हूँ, ले नहीं रही हूँ, पे कर रही हूँ, और पेबल मेरा कितना हो जाएगा? 100.
1150, सो ये एंट्री पास होगी। देखो अब आपको ये ऐसे समझना है क्योंकि परचेज का केस है, तो परचेज के केस में क्या होता है, इनपुट टैक्स होता है। अब इनपुट टैक्स क्या होता है, एक तरीके से इनपुट टैक्स रिकवरेबल होता है फ्रॉम द टैक्स अथॉरिटीज, क्योंकि मैंने पे किया है, मैंने पे किया है ना वो, भाई मैं एक बिजनेस हूँ, मैं क्यों बोन करूं उस परचेजेस का टैक्स। मैंने क्या बोला था, वो अल्टीमेटली बोन कौन करता है, वो बोन जो होता है वो अल्टीमेटली फाइनल कंज्यूमर करता है, तो मैं कॉर्पोरेट हूं, मैं क्यों उसका टैक्स बेयर करूं, ठीक है। तो जब मैं एक बार के लिए मैं पे कर देती हूँ, बट फिर मैं उसको अपने कस्टमर्स से चार्ज कर लेती हूँ, आपको ऐसा समझना है, राइट। अब यही गुड्स को मैंने सेल किया मैंने 1500 पे, और 15% का ही टैक्स है, तो कितना हुआ ये 1500 पे कितना हो जाएगा 225, राइट, ये 225 हुआ। तो अब डेबिट क्या होगा, डेबिट होगा रिसीवेबल्स, क्रेडिट होगा मेरी सेल्स टैक्स, और क्रेडिट होगा सेल्स। तो सेल्स तो कितने की हुई 1500 की, सेल्स टैक्स कितने की हुई 225 की, और रिसीवेबल्स कितना हुआ 1725 225 की सेल्स टैक्स हुआ, और 115 सेल्स का। अब देखो परचेजेस क्या है, परचेजेस में जो ये प्राइस है वो नेट है, दैट इज नेट एक्सक्लूसिव, ठीक है। और ये जो सेल्स टैक्स है बेसिकली ये मुझे रिकवरेबल है फ्रॉम होम टैक्स अथॉरिटीज, रिसीवेबल है फ्रॉम होम टैक्स अथॉरिटीज, राइट। मैंने क्या बोला था, इनपुट सेल्स टैक्स क्या होता है, बेसिकली रिकवरेबल होता है टैक्स अथॉरिटीज पे, क्योंकि मैं फाइनल कंज्यूमर नहीं हूँ, फाइनल कंज्यूमर जो है वो कोई और है, मैं तो कॉर्पोरेट हूँ, मैं खरीद रही हूँ और फिर मैं उसको आगे बेच रही हूँ, राइट। तो मैं इसको क्यों, ये मुझे सेल्स टैक्स इसलिए मेरे लिए क्या हो जाएगा, रिसीवेबल हो जाएगा। तो रिसीवेबल जब बढ़ता है तो वो क्या होता है, डेबिट होता है, ठीक है। तो एक केस हुआ परचेज का। अब यही गुड्स को मैंने जब आगे सेल किया $1500 पे, तो $1500 पे बेचा मैंने इसको, तो डेबिट रिसीवेबल्स और क्रेडिट सेल्स। अब मैं क्या कर रही हूँ, अब मैं ये कलेक्ट कर रही हूँ टैक्स अथॉरिटीज के बिहाफ पे। जब मैंने इसको बेचा तो मैंने इसको किसको बेचा, फाइनल कंज्यूमर्स को बेचा, तो मैंने उनसे कलेक्ट कर लिया। तो जब मैंने उनसे कलेक्ट किया तो ये जो सेल्स टैक्स मैंने उनसे कलेक्ट किया वो क्या हुआ, वो पेबल हुआ। वो क्या है, वो पेबल है, तो किसको पेबल है, टैक्स अथॉरिटीज को। और जब पेबल बढ़ता है तो वो क्या होता है, क्रेडिट होता है, राइट। तो अल्टीमेटली अब मुझे कितना पेबल है टैक्स अथॉरिटीज को, अल्टीमेटली अगर मैं देखना जाऊं तो मुझे 225 तो मैंने कस्टमर्स से कलेक्ट किया आउटपुट टैक्स, और इनपुट टैक्स मैंने कितना पे किया 150, तो इतना मैंने पे कर दिया ऑलरेडी, और ये 225 मैंने कलेक्ट किया। तो अब मुझे नेट कितना पेबल है 75, सो ओनली दिस मच इज पेबल टू द टैक्स अथॉरिटीज, राइट। तो सेल्स टैक्स के अकाउंट में जब हम लेजर्स पढ़ेंगे तब आपको ये क्लियरली समझ में आएगा, अभी हम सिर्फ जर्नल एंट्रीज समझ रहे हैं। अभी जब हम लेजर्स करेंगे तो हमें फाइनल पता चलेगा। तो पहले क्या था, डेबिट था सेल्स टैक्स में, तो 75 क्या होगा, जो 75 होगा वो पेबल होगा, जो 75 होगा वो क्या होगा, पेबल होगा, नेट पेबल होगा, ठीक है। आई होप अब आपको ये क्लियर होगा। सो बेसिकली क्या होता है, परचेज के टाइम पे जब हम सेल्स टैक्स चार्ज कर रहे होते हैं इनपुट टैक्स, तो इनपुट टैक्स क्या होता है, इनपुट टैक्स रिकवरेबल होता है फ्रॉम टैक्स अथॉरिटीज। क्यों रिकवर करना है, क्योंकि हमने ऑलरेडी पे कर लिया। आपको इसको ऐसे समझना है कि क्यों रिकवर करें हम, क्योंकि हम ऑलरेडी पे कर चुके, बट मैं फाइनल कंज्यूमर नहीं हूं, तो वो रिसीवेबल होगा। तो रिसीवेबल जब बढ़ता है तो वो डेबिट होता है। इसी तरीके से सेल्स के टाइम पे क्या होता है, आउटपुट टैक्स होता है। आउटपुट टैक्स का केस क्या है कि वो पेबल है टू द टैक्स अथॉरिटीज। जब वो पेबल है टू द टैक्स अथॉरिटीज तो हम क्या करते हैं, जब वो पेबल है टू द टैक्स अथॉरिटीज, तो पेबल जब बढ़ता है तो वो क्या होता है, क्रेडिट होता है, बस। तो अब हम ऐसे थोड़ी कर सकते हैं कि एक बार हमने लेट्स से पे मैंने एक परचेज पे
मैंने एक परचेज पे मैंने कुछ टैक्स पे किया, तो अब मैं जाके टैक्स अथॉरिटीज से वो मांगूंगी। फिर मैंने एक सेल्स करी, तो फिर मैंने सेल्स पे जो मैंने चार्ज किया वो मैं टैक्स अथॉरिटीज को जाके दूंगी? नहीं, हम प्लस माइनस करते जाएंगे सेल्स टैक्स के अकाउंट में, और जो नेट होता है वो अकाउंटिंग ईयर के एंड में जो भी नेट निकलेगा वो या तो आइदर पेबल होगा या वो रिसीवेबल होगा फ्रॉम द टैक्स अथॉरिटीज। ये देखिए, ये सारी एंट्रीज यहाँ पे क्लियरली मेंशन्ड है। सॉरी, यहाँ पे ये देखिए, परचेज में हमेशा नेट अमाउंट होएगा, जो पेबल होगा वो ग्रॉस अमाउंट होगा। ऐसे ही सेल्स में हमेशा नेट अमाउंट होगा, जो रिसीवेबल होगा वो ग्रॉस अमाउंट होगा। मैंने आपको पहले ही बताया, जो हम रिसीव कर रहे हैं या जो हम पे कर रहे हैं वो हम दोनों के बिहाफ पे कर रहे हैं, एक तो हमारी खुद की कंपनी के लिए और फिर दूसरा हम टैक्स अथॉरिटीज के लिए भी कर रहे हैं। तो जो हमारी कंपनी से रिलेटेड है दैट विल बी ऑलवेज बी नेट अमाउंट, वही हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जाएगा। अच्छा, ये तो अभी हमने किसके केस में पढ़ा था? सेल्स और परचेजेस के केस में पढ़ लिया। अब ऐसे ही सेल्स रिटर्न और परचेज रिटर्न के केस में भी हो सकता है, राइट? तो अभी हमने जैसे परचेज में एग्जाम्पल लिया था कि हमने परचेज किया $1000 का। अब मैं इसमें बोलती हूँ कि परचेज रिटर्न हो गया इसमें $250 का, तो उस केस में क्या करेंगे? तो उस केस में वो जो परचेज रिटर्न, अब परचेज के केस में सेल्स टैक्स क्या होता है? डेबिट होता है, क्योंकि परचेज डेबिट होता है, सेल्स टैक्स भी डेबिट होता है, क्योंकि सेल्स टैक्स क्या है? एक रिसीवेबल है। सेल्स टैक्स रिसीवेबल है, क्यों रिसीवेबल है? फ्रॉम किससे रिसीवेबल है? टैक्स अथॉरिटीज से रिसीवेबल है सेल्स टैक्स। जब परचेज रिटर्न से क्या होगा? परचेज कम हो जाएगी, तो वो जो सेल्स टैक्स है वो भी तो कम हो जाएगा ना, जो रिसीवेबल है। भाई मैं बोलती हूँ 250, अब इस पे 15% है, 15% कितना हुआ? 150। अब 250 का 15% कितना होगा? 37.5 होगा शायद, सॉरी 22.5। तो ये जो 22.5 है ये भी तो कम हो जाएगा। पहले मुझे 150 रिसीव करना था और अब मुझे कितना रिसीव करना है? 225। तो मैं क्रेडिट कर दूंगी। तो एंट्री क्या, जब मैंने फर्स्ट एंट्री क्या बनाई थी? मैंने परचेज के टाइम पे एंट्री बनाई थी, परचेज डेबिट $1000 से, डेबिट सेल्स टैक्स कितने से? $250 से, और क्रेडिट क्या होगा? क्रेडिट हो जाएगा पेबल्स कितने से? सॉरी, ये होगा $150 से, सेल्स टैक्स है ये, $1150 से, राइट? अब परचेज रिटर्न के केस में क्या होगा? परचेज रिटर्न के केस में परचेज रिटर्न तो क्रेडिट होता है 250, लेट्स से 250 एक्सक्लूसिव है, 250 एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्स। एक्सक्लूसिव भी हो सकता है, इंक्लूसिव भी हो सकता है, यू हैव टू बी वेरी क्लूसिव। परचेज रिटर्न है 250 एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्स। सो इधर तो आएगा 250, इधर आएगा सेल्स टैक्स कितना? 22.5, और इधर आएगा कितना? पेबल्स कितना होगा? 272.5। ये एंट्री पास होगी। सो हमारे पेबल्स भी कम हो गए। पेबल कितने कम हो गए? 1150 और 272.5 ये माइनस करेंगे, तो अब हमारे पेबल्स कितने रह गए? 877.5। और ऐसे ही हमारे जो सेल्स टैक्स रिसीवेबल था वो भी अब कम हो जाएगा। पहले रिसीवेबल था 150, उसमें से 22.5 के तो गुड्स हमने रिटर्न ही कर दिए, तो
उस केस में कितना होगा 127.5, कितना होगा 127.5. ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर. देखो भाई, सारा का सारा डेबिट और क्रेडिट का गेम है. अगर आपको डेबिट एंड क्रेडिट्स क्लियर है, आपके टिप्स पे हैं, कब इंक्रीज होगा, क्या इंक्रीज होगा तो डेबिट होगा, क्या डिक्रीज होगा तो क्रेडिट होगा, क्या इंक्रीज होगा तो क्रेडिट होगा, तो जब तक आपको नेचर समझ में आना चाहिए उस पर्टिकुलर अकाउंट का. ठीक है, तो जब मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ कि भाई सेल्स टैक्स रिसीवेबल है परचेज के केस में. सेल्स टैक्स क्या है, तो सेल्स टैक्स रिसीवेबल का काम कर रहा है. अब रिसीवेबल डेबिट होता है जब इंक्रीज होता है, और रिसीवेबल जब डिक्रीज होता है तो वो क्रेडिट होता है. ठीक है, तो वो डिक्रीज हो गया सेल्स टैक्स, क्योंकि मैंने गुड्स रिटर्न किए तो उसने मुझे पैसे उसके वापस कर दिए. पैसे वापस कर दिए या जो भी है उसका पेबल्स कम हो गया तो वो क्रेडिट हो जाएगा. राइट, तो आपको नेचर समझ में आना चाहिए. जब तक आपको उस अकाउंट का नेचर समझ में नहीं आएगा तब तक डेबिट और क्रेडिट अप्लाई करना बहुत मुश्किल है. सो ट्राई टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ दैट अकाउंट. सेल्स के केस में जो सेल्स टैक्स होता है वो पेबल नेचर का होता है, बट परचेज के केस में जो सेल्स टैक्स होता है वो एक रिसीवेबल का रोल प्ले करता है. सो नाउ लेट्स कम टू सेल्स रिटर्न का केस. ठीक है, अब सेल्स रिटर्न के केस में वही हम सेम एग्जांपल लेते हैं कि मैंने 1500 की सेल्स करी थी, तो एंट्री क्या होगी, डेबिट होगा रिसीवेबल, क्रेडिट होगा सेल्स, और क्रेडिट क्या होगा सेल्स टैक्स. 1500 पे वही 15% का टैक्स ले लेते हैं 225. सो सेल्स टैक्स तो 225 हो जाएगा, ये 1500 हो जाएगा, और रिसीवेबल कितना था 1725. फाइन. अब इसमें से मैं बोलती हूँ सेल्स रिटर्न हो गया 350 का, लेकिन एक्सक्लूसिव है ये, एक्सक्लूसिव 15% एक्सक्लूसिव ऑफ सेल्स टैक्स. सो इस केस में अब क्या एंट्री बनेगी, सेल्स रिटर्न खुद तो क्या होता है, डेबिट होता है. डेबिट हो जाएगा सेल्स टैक्स और क्रेडिट हो जाएगा रिसीवेबल्स. 350 का कितना परसेंट, 15%, 52.5. सो सेल्स रिटर्न मैंने कितने की थी 350 की, 52.5 ये हो गया, और रिसीवेबल कितना कम हो गया 102.5 से. ठीक है, अब सेल्स का पहले नेचर तो क्या था, सेल्स के केस में सेल्स टैक्स का नेचर क्या था, पेबल था. क्या था, पेबल था. पेबल किसको है, टैक्स अथॉरिटीज को पेबल है. तो जब पेबल होता है तो पेबल बढ़ता है तो इंक्रीज होता है तो क्रेडिट होता है. ठीक है, तो 225 था पहले. फिर जब मैंने जब मुझे सेल्स रिटर्न हुई मेरी एंटिटी को, तो जब सामने वाले ने मुझे गुड्स रिटर्न कर दिए तो जो अमाउंट था वो मेरा कम हो गया, मेरा रिसीवेबल अमाउंट था वो कम हो गया ना. पहले मुझे उससे ज्यादा रिसीव करना था, बट उसने मुझे जब गुड्स रिटर्न ही कर दिए कुछ, तो रिसीवेबल अमाउंट कम हो गया, तो सेल्स टैक्स भी मेरा कम हो जाएगा साथ में. ठीक है, तो सेल्स टैक्स क्या हो गया, अब डेबिट हो गया 52.5 से. सेल्स टैक्स मुझे किसको पेबल है, टैक्स अथॉरिटीज को पेबल है. ठीक है, तो अब मुझे कितना नेट ही पे करना पड़ेगा इसका, तो इसका नेट कितना होता है, $172.5. तो अब मुझे पूरा 225 नहीं पे करना, मुझे अब 172.5, क्योंकि मेरी सेल्स जो है वो कम हो गई. राइट, आई होप अब भी आपको क्लियर होगा. चलो लेट्स मूव फर्दर. अब हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं. लेट्स डू दिस क्वेश्चन नाउ. Valerie's business is registered for sales tax purposes. During the quarter ending 31st March 2006, she made the following sales, all of which were subject to sales tax at इतना. इसने ये sales करी है. She also made the following purchases, all of which were subject to sales tax of इतना. What was the balance on the sales tax account as at 31st March? जब वो बोल रहा है बैलेंस एट द सेल्स टैक्स अकाउंट, तो इसका मतलब वो ये पूछ रहा है कि एट द एंड उसको कितना पेबल है या कितना रिकवरेबल है.
तो अब हमें एक एक को कैलकुलेट करना है. अब एक्सक्लूडिंग इंक्लूडिंग ये आपको अच्छे से ध्यान पड़ना पड़ेगा, राइट. अब जब 10,000 क्या है, एक्सक्लूडिंग है, तो जब मैंने आपको पहले ही बताया था, जब 10,000 एक्सक्लूडिंग है तो आप डायरेक्टली परसेंटेज लगा लो. 17.5% कितना होता है, 117.5. ठीक है. अब इंक्लूडिंग है, जब इंक्लूडिंग सेल्स टैक्स होता है तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, ओके 7402 इंक्लूडिंग सेल्स टैक्स है. तो अब आप क्या करोगे इस केस में, 7402 इंटू 17.5, इसको डिवाइड बाय करोगे 117.5, तभी आपका आंसर ठीक आएगा. दिस विल बी 11102. 1 सेकेंड, दिस इज 10,000 नॉट 1000, तो यहाँ पे ये कितना होगा, ये होगा 1175. अब 6745 एक्सक्लूडिंग है, डायरेक्ट परसेंटेज लगा दो 6745 पे. 17.5 का डायरेक्ट परसेंट विल गिव यू 111180. ओके. और इंक्लूडिंग सेल्स टैक्स है तो आप क्या करोगे, डिवाइड बाय 117.5 which will give you 11732. इन सब का टोटल कितना है, इन सब का जो टोटल है वो है इन सब का जो टोटल है वो कितना है, इन सब का टोटल है 7639. ओके. अब ये सारा उसने परचेजेस पे पे किया है, किस पे पे किया है, उसने सारा का सारा परचेजेस पे पे किया है. तो एक एक्सक्लूडिंग है तो सिंपल परसेंटेज लगा लो. 15,000 का कितना होगा, दिस विल बी 2625, दिस विल बी 1855, देन दिस विल बी 1689 and this will be 1470. ओके 1470. सो अब क्या होगा, नेट ये सारा, ये जो टोटल था ये तो क्या है, क्योंकि ये सेल्स पे था तो ये आउटपुट है. ठीक है. और ये सारा क्या है, परचेजेस पे पे किया है, तो ये सारा का सारा इनपुट है. तो इसका टोटल कितना है, इसका टोटल है, सॉरी इसका टोटल इज नॉट 177,639. इसका टोटल होगा, वेट आई विल टेल यू. इसका टोटल होगा 5185. इन सब का टोटल है 5189. ठीक है. और इनका टोटल है इसका टोटल है 7639. ओके. सो नाउ द डिफरेंस बिटवीन द दिस. अब देखो इसमें क्या हुआ कि इनपुट टैक्स ज्यादा है इससे, तो जब इनपुट टैक्स ग्रेटर होता है, व्हेन इनपुट टैक्स इज ग्रेटर देन आउटपुट टैक्स, देन इट इज रिकवरेबल. और रिकवरेबल फ्रॉम टैक्स अथॉरिटीज. रिकवरेबल का क्या होता है, जब रिसीवेबल का नेचर क्या होता है, डेबिट होता है. क्या होता है, डेबिट, राइट. सो यहाँ पे जो डिफरेंस होगा ना, जो डिफरेंस है वो क्या है, रिसीवेबल है. इसका डिफरेंस कितना है इन दोनों का, 7639 माइनस 5189 विल गिव यू 1875. सो ये डेबिट होगा, ये वाला आंसर बी आंसर है इसका, बी. सो जो डिफरेंस है वो हमें रिकवरेबल है, जो डिफरेंस है वो रिकवरेबल है फ्रॉम होम, फ्रॉम द टैक्स अथॉरिटीज. जो डिफरेंस है वो रिकवरेबल है फ्रॉम द टैक्स अथॉरिटीज. और जब रिकवरेबल होता है तो उसका नेचर डेबिट होता है, जब पेबल होता है तो उसका नेचर क्रेडिट होता है. लाइबिलिटीज, पेबल्स, इनका नेचर क्रेडिट रहता है, रिसीवेबल का नेचर डेबिट होता है. आप इसको ऐसे समझेंगे. ओके ओके. सो लेट्स, यहाँ की क्लास हम यहीं पे ख़त्म करते हैं. अब हम नेक्स्ट क्लास में इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस करेंगे, परचेज रिटर्न से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे, सेल्स रिटर्न से क्वेश्चंस करेंगे और इनपुट आउटपुट टैक्स रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे.
चलो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय बाय, प्लीज रिवाइज एवरीथिंग। और अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम आए आप प्लीज कमेंट सेक्शन पे कमेंट कर दीजिएगा।